नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है। और जैसा कि आपके सामने है, राजस्थान ज्योग्राफी अपन डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं, तीसरा आज सेशन है। और हर एक सेशन में लगभग अपन 20 से 25-30 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज अपन संपूर्ण ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं, RAS हो चाहे PSI हो, जितने भी ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबका हमें सॉल्यूशन करना है। और जिसमें हमारा पहला चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है। तो इसकी 2 क्लास अपन हो चुकी हैं, आज अपना तीसरा सेशन है। तो चलिए एक बार से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र मतलब वह स्थान जहां बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं, पथरीला मरुस्थल जिसे हमला के नाम से जाना जाता है, के बारे में पूछा गया है। वो कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो हमने देखा था, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। शेरगढ़ सिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौटन, फलौदी पोंकरण। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र, सबसे पहले तो ये कितना था हमें पता होना चाहिए, 41.50% क्षेत्र था। और ये सर्वाधिक आपके कहाँ था देखेंगे तो आपके ये जैसलमेर में था। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। यहाँ से जैसलमेर में आपको याद रखना होगा 3 स्थान जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रामगढ़, पोंकरण और लोद्रवा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपके सामने पोंकरण ऑप्शन में दे रखा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये तो बायतू चौटन, ओसिया शेरगढ़ ये स्थान नहीं है। मुख्यतः ये जो 3 स्थान है, रामगढ़, पोंकरण और लोद्रवा, इधर से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो वो रामगढ़, पोंकरण और लोद्रवा है। इसे हमें यहाँ से पता होना चाहिए। ये कैसा है? पथरीला मरुस्थल है जिसको हमादा के नाम से जाना जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक तो हमादा पथरीला मरुस्थल कहा जाता है, रामगढ़, पोंकरण, लोद्रवा, और आपके 41.50% भूभाग पर ये पाया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान बालू के स्तूप की बात कर चुके हैं। अर्धचंद्राकार ये बालू का स्तूप होता है, इसकी शेप अर्धचंद्राकार होती है। फिर हमने देखा था भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। गतिशील बालू का मरुस्थल है ये, गतिशील बालू का स्तूप है। मतलब इसका मतलब ये है, से आशय ये है कि भाई सर्वाधिक गतिशील है, मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक बढ़ावा मिलता है इससे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बालू का स्तूप ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हमने उसके हिसाब से तो बता दिया जगह के हिसाब से कि भाई भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है। जो स्थान था भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा हमें याद रखना है, आगे कभी भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भालेरी चोरू तो हम अपन पढ़ते हैं, सामान्यतः पढ़ते हैं कि भालेरी चोरू में बरखान जो बालू का स्तूप है पाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ से आगे याद रखना है कि आपके ओसिया जोधपुर में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है, देशनोक। देशनोक, लोनकरसर, बीकानेर में भी ये पाया जाता है। अगला है जायल, नागौर में। वो दिन दूर नहीं होगा जब ये भी ऑप्शन में पूछे जाएंगे। एक बार पूछा भी गया है। ये 4 स्थान, ये 3 दे रखे थे, भालेरी चोरू, ओसिया जोधपुर और देशनोक बीकानेर, ये 3 दे रखे थे। एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था जिसमें पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बरखान बालू का स्तूप नहीं पाया जाता, तो वो चौथा ऑप्शन इसका आंसर था। और यहाँ ये 3 स्थानों पर बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। याद रखना, भालेरी चोरू, आपका ओसिया जोधपुर, और देशनोक करणी माता लूणकरसर बीकानेर, जायल नागौर में आपके बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। अब यहाँ से आप देखिए कि वर्षा के आधार पर जब हम बात करेंगे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में, तो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में तो आपका कौन सा आ जाता है, ये सारे क्षेत्र कवर नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने सारे क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें से आप जैसे जोधपुर है, नागौर है, ये तो किस में आते हैं, ये तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में आते हैं। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट इसका कहाँ है, शुष्क मरुस्थल में है। तो यहाँ से जो अपना ये ऑप्शन बी है, 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बरखान बालू का स्तूप राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बड़ी स्पेसिफिक सी बात है, मेंस के आधार पर भी अगर बरखान पूछा जाए और अपन इस तरह से मेंशन करते हैं कि ये 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्षेत्र में पाया जाता है, और इसके अलावा ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर और जायल नागौर में ये पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें अपन लिख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा के मध्य क्षेत्र में बरखान पाया जाता है। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है। ठीक है, मुक्त पूछा है तो मुक्त तो हमें पता है, बार बार चर्चा कर चुके हैं, 41.50%। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। और अगर युक्त पूछेगा तो युक्त भी हमें पता है कितना, 58.5%। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है युक्त और मुक्त में ही लोग कंफ्यूज होते जाते हैं। तो युक्त है 58.5 और मुक्त है 41.5%। चलिए, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। बरखान, परवलिक, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, बरखान की बात कर की हमने अभी, सर्वाधिक भालेरी चूरू में पाया जाता था। इसके अलावा ओसिया जोधपुर, देशनोक लूणकरसर बीकानेर और जायल नागौर में था। फिर बात करें परवलिक, जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक टाइप का बालू का स्तूप है, ये राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के मतलब जहाँ जिन जिन जिलों में, पश्चिमी रेगिस्तान में जिन जिन जिलों में बालू के स्तूप पाए जा रहे हैं, उन सभी जिलों में ये पैराबोलिक पाया जाता है। इसका मतलब जो पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो वो बालू का स्तूप है वो परवलिक है। ठीक है, अनुप्रस्थ की बात कर चुके थे। अनुप्रस्थ कहाँ पाया जाता है, आपके लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन। यहाँ से बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये घग्गर बेसिन आपके एक तो गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, और यहाँ से एक आपका जिला बीकानेर, और कुछ पार्ट ये शेखावाटी में भी पाया जाता है। शेखावाटी में भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए ये याद रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी, लूनी बेसिन आया शेखावाटी के रीजन से, और बीकानेर, यहाँ पे ये अनुप्रस्थ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक पाया जाता है आपके कहाँ पे, जैसलमेर में। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। बरखान की बात कर चुके हैं, परवलिक की बात कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, राजस्थान के प्राय सभी जिलों में, और सभी जिलों का मतलब वही है कि जहां बालू, जिन जिलों में बालू के स्तूप पाए जाते हैं। बरखान की बात कर ही चुके हैं, कौन सा, भालेरी चोरू। ठीक है, और आपका देशनोक, बीकानेर, और जोधपुर में क्या, ओसिया जोधपुर। ठीक है,
तो यहाँ से सारी की बात की, जो अनुप्रस्थ था, अनुदैर्ध्य था, वो आपके जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है? इस तरह की जब भी बात करेगा तो हमें इसकी ढाल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? ये तो जब मिट्टी का निक्षेपण या जमाव पवन की दिशा के अनुरूप होता है, पवन की दिशा के समानांतर होता है। तो कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसका मतलब इसमें तो कोई ऐसी मंद पवना विमुखी और पवनामुखी जैसी कोई बात है नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अनुप्रस्थ की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण कब होता है? जब मिट्टी का निक्षेपण या जमाव पवन की दिशा के समकोण पर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है तो अनुप्रस्थ का निर्माण होता है। तो ना इसमें भी कोई जैसी मंद और तीव्र जैसी कोई बात नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाता है। नेव का ये तो सिंपल सी बात है, झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले जो बालू के स्तूप थे उनको नेव का कहा जाता है। ठीक है, ये भी कैंसिल। तो ये मात्र केवल बात बचती है किसकी? बरखान की, क्योंकि हमने बरखान के बारे में देखा था, इसकी जो आकृति है कैसी होती है, और ये अर्धचंद्राकार रूप में होती है कुछ। ठीक है, कुछ अर्धचंद्राकार रूप में इसकी आकृति होती है। यहाँ से इसको ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह से अर्धचंद्राकार थोड़ा सी टाइप में बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो ये ढाल है पवन विमुखी, पवनामुखी मतलब पवन जहां जिस दिशा में पवन आ रही है। ठीक है, तो वो जो इसकी ढाल है वो कैसी होती है? ये मंद ढाल होती है। और इसका मंद होने का कारण क्या है? क्योंकि ये मिट्टी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाती है, इसलिए ये मंद होती है। जबकि पवना विमुखी, विमुखी जो ढाल है वो तीव्र होती है, क्योंकि ये मिट्टी को छोड़ देती है। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। याद रखना, पवन विमुखी, पवना विमुखी होती है मंद, और पवन विमुखी कैसी होती है? तीव्र होती है। और ये किस बालू के स्तूप की विशेषता है? यह आपके बरखान बालू के स्तूप की विशेषता है। ठीक है, एक ही बालू का स्तूप है इस तरह का अपना, और सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान क्षेत्र बालू का स्तूप कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? बालू के स्तूप ये बात की गई है, तो हमें पता है 58.5% भूभाग पर ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सबसे क्लोज ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन है, 60% भूभाग पर बालू के स्तूप पाए जाते हैं। 58.5% इक्विवेलेंट टू 60। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान के स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? पूछा गया है, मतलब इनमें से कौन सा भाग राजस्थान का नहीं, ये बात पूछी गई है। अरावली या पहाड़ी क्षेत्र, पता है ये एक भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का। अरावली मरुस्थल के बाद हम अरावली पढ़ते हैं, अरावली के बाद हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान, ये 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को डिवाइड किया गया। तो ये तो है। थार का मरुस्थल और अन्य शुष्क क्षेत्र ये भी है। ठीक है, विंध्यन और मालवा का पठार है, ये किसका भाग है? ये तो हाड़ौती का भाग है। ठीक है, और ये मरुस्थल हो ही गया, और ऊपर अरावली है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट ये राजस्थान का कोई पार्ट नहीं है, ये तो भारत का, ये आपका क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है? पूर्वी घाट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान तो अपना यहीं रह जाता है। तो ये राजस्थान का एक प्रभाग नहीं है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू के स्तूप का प्रकार नहीं है? हमने देखा सीफ एक प्रकार का बालू का स्तूप है, और सीफ की तो प्रकृति भी हमें पता थी, कैसी प्रकृति का था? अनुदैर्ध्य प्रकृति का था। वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यही था। और क्या होता था सीफ कि जब बरखान की, जब एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती थी, तीव्र
वायु के कारण, मतलब वायु की दिशा में अगर परिवर्तन होता था तो बरखान की जो एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती थी और ये कुछ इस तरह का रह जाता था। जो अर्धचंद्राकार बन रहा था वो इस तरह का रह जाता है। तो ये क्या कहलाता है? सीफ कहलाता है। बरखान की बात कर चुके हैं। ये तो कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। और इसकी प्रकृति कैसी थी? अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। ठीक है। सी ऑप्शन है बजादा। तो बजादा नाम का कोई बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? बजादा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। पैराबोलिक, पैराबोलिक कौन सा होता है? तो पैराबोलिक तो महिलाओं की बालों की जो क्लिप होती है उस क्लिप के समान, और जो बरखान है अर्धचंद्राकार उसके विपरीत जो बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक होता है। तो बजादा प्रकार का कोई बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? सबको पता है, अभी देखा है। पैराबोलिक एक प्रकार का बालू का स्तूप है। पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। झील, तो झील होती है खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील। खड़ीन क्या है? खड़ीन का दूसरा नाम था प्लाया। ये भी मरुस्थल में पाई जाने वाली मानसून के दौरान निर्मित झीलें थी। ठीक है। मानसून के दौरान निर्मित जो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? खड़ीन या प्लाया झीलों कहा जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ कृषि की जाती थी। जैसलमेर में कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भाग में। जैसलमेर के उत्तरी भाग में ये सर्वाधिक पाई जाती है। टांका, टांका मतलब आपके जल संरक्षण की एक विधि है। टांका मतलब एक टैंक के प्रकार की कुछ बनाया जाता है बरसात के दिनों में पानी की सुरक्षित करने के लिए टांका। ठीक है। तो थार मरुस्थल के संबंध में पैराबोलिक एक बालू का स्तूप है और ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अर्धचंद्राकार बालू के स्तूपों को कहा जाता है अर्धचंद्राकार, बार बार बात कर चुके हैं। बरखान एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है। तो बरखान बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। सीफ की बात कर चुके हैं, लोनेट नहीं है। सब्र काफिज, सब्र काफिज भी एक प्रकार का बालू का स्तूप है जो कि झाड़ियों के पीछे बनता है। झाड़ियों के पीछे जो बालू के स्तूप बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? सब्र काफिज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अपना जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है। चलिएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा की जब बात करेंगे तो तारे में तो बहुत सारी इस तरह से भुजाएं होती हैं। इस प्रकार तारा बालू का स्तूप बनता है। तो कब बनता है? जब हवा के जो पवन की दिशा है वो अनियमित होती है, बार बार परिवर्तित होती है, तो तारा नुमा बालू के स्तूप का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें मतलब आप देख पा रहे हैं 3 से अधिक भुजाएं होती हैं तारानुमा जो बालू का स्तूप है। बात इंपॉर्टेंट बनती है राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है, कहाँ इसका विस्तार है? तो तारा है कहाँ पाया जाएगा? सूरत में पाया जाएगा। तो इसका मतलब सूरतगढ़, गंगानगर। ठीक है। सूरतगढ़, गंगानगर, और याद रखना मोहनगढ़, जैसलमेर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो यही है, सूरतगढ़, गंगानगर, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर में ये पाया जाता है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सरदार शहर क्षेत्र चूरू गलत है। सेवाना, बाड़मेर, फलौदी, मोहनगढ़, जैसलमेर, लेकिन कोलायत, बीकानेर आंसर। तो दोनों याद रखना। देखो मोहनगढ़ तो दिया लेकिन सूरतगढ़ एक ही जगह दिया। कंफ्यूजन के लिए कोई और भी ऑप्शन दे सकता है, तो इसलिए हमें तो दोनों याद रखने हैं भाई कि तारानुमा जो बालू का स्तूप है वो मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में ये पाया जाता है। बाकी बातें इसके बारे में कर चुके हैं। ये अनियमित प्रकार की जो वायु है तब इसका निर्माण होता है और इसकी 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। ठीक। चलिएगा। टीफ क्या है? टीफ तो एक बालू का स्तूप है, ये भी बात देख चुके हैं। लेकिन इसने क्या पूछा? अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ या अरावली पर्वत में चोटी? ये तो गलत है। पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये तो खुद एक प्रकार का क्या है? बालू का स्तूप है पैराबोलिक। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में से बताना है। तो सीफ कैसा है? सीफ की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, सॉरी अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। जबकि बरखान, बरखान और जो आपके पैरा
पैराबोलिक है या परवलय आकार का है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ये अनुप्रस्थ बालू के स्तूप होते हैं। यहाँ सिर्फ की जगह क्वेश्चन में आपके सामने बरखान भी दे सकता है। बरखान है एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अरावली पर्वत में चोटी और पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। तो याद रखना बरखान और पैराबोलिक दोनों एक अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के प्रकार हैं, ठीक। तो सिर्फ क्या एक अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये पूछा है, बालू के स्तूप का प्रकार नहीं है। तो अब देखिए, सिर्फ एक बालू का स्तूप है, पैराबोलिक है, बरखान है, थली, तो थली अपना राइट आंसर होगा। थली की बात करते हैं भाई, थली क्या होता है, थली मरुस्थल में पाई जाने वाली जो उच्च भूमि है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है, ठीक है। और वहीं मरुस्थल में पाई जाने वाली जो निम्न भूमि थी उसको क्या कहा जाता था, प्लाया या खड़ीन कहा जाता था। क्यों, क्योंकि उसमें पानी बढ़ता था तो वहाँ अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता था। जबकि जो उच्च भूमि है उसको क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है, ठीक। तो याद रखना ये ऑप्शन अपना यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो थली बालू का स्तूप। चलिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे अधिक, सबसे प्रमुख, अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन से बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो हमने देखा जो परवलयकार के हैं, पैराबोलिक हैं, वो राजस्थान में के सभी जिलों में पाए जाते हैं। इसका मतलब राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक है, और डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक। इसकी विशेषता ये है कि पैराबोलिक राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाने वाला है, ठीक है। और आपका और तो कुछ है नहीं, बरखान, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थी ये भी नहीं है। जबकि जो पवनानुवर्ती है, ठीक है, पवनानुवर्ती जिसको क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य कहा जाता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ये आपके जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि पैराबोलिक राजस्थान के सभी जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट दोनों डिफरेंट है। राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक है, जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप पवनानुवर्ती है, ठीक। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू के स्तूपों से पटी पड़ी है। अगेन बात को घुमाया गया, पूछना वही चाहा कि थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। तो हमने अभी देखा था पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि पवनानुवर्ती कहाँ पाया जाता है, पता है आपको, जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। अनुप्रस्थ की बात करें तो लोनी बेसिन, घग्गर बेसिन, बीकानेर, शेखावाटी में पाया जाता है। बरखान, भालेरी, चोरू, देशनोक, करणी माता, बीकानेर, और होशिया, जोधपुर, और एक और आपका कौन सा, जायल, नागौर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए, राजस्थान में प्लाय झीलों की रचना कहाँ हुई। तो हमें पता है प्लाय झीलें तो पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, उसका जो निम्न भूमि है उसको प्लाया के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं किस आधार पर है, लोनी बेसिन, लोनी बेसिन में तो नहीं, घग्गर बेसिन, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, और आंतरिक अपवाह बेसिन में। थोड़ा सा समझिएगा, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र मतलब मुक्त क्षेत्र में क्यों, क्योंकि जहां बालू के स्तूप नहीं पाए जाएंगे वहां जमीन कैसी होगी, थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट होगा। जबकि थली अपन किसको कहते हैं, मरुस्थल में उठे हुए भाग को थली कहा जाता है, दबे हुए भाग को, निचले भाग को क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। वहां बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, और वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है जहां प्लाया झीलें पाई जाती हैं। तो यहाँ से याद रखना, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई, तो मरुस्थल के बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र में प्लाया झीलों की रचना हुई है, ठीक। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन और आंतरिक प्रवाह बेसिन
में ये खासकर प्लाया झीलें नहीं पाई जाती, मुख्यतः मरुस्थल के बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र में ही पाई जाती। यहाँ से देखिए बहुत मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाया झीलें क्या हैं, तो अपन लिख देंगे भाई मरुस्थल में मानसून के दौरान निर्मित होने वाली अस्थायी पानी की झीलों को प्लाया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब अपन अगला पॉइंट लिखते हैं कि ये मरुस्थल के बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देखने को बुक्स में प्राय कम मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि प्लाया झीलों की रचना बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है। चलिएगा, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो देख लीजिए, पैराबोलिक है, बरखान है, रेखीय है, इंसेलबर्ग नहीं है। इंसेलबर्ग तो क्या है? इंसेलबर्ग तो आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत को एक संज्ञा दी गई है। किसकी? आबू पर्वत को एक संज्ञा दी गई है इंसेलबर्ग की, क्योंकि उसकी ढाल कैसी होती है? उत्तल ढाल के कारण। इंसेलॉइड एक बर्ड होता है, इंसेलॉइड, वहां से उसका मतलब ही ये होता है ढाल, उसकी उत्तल ढाल है। ठीक है, और इस कारण इसको क्या कहा गया है? इंसेलबर्ग की इसको संज्ञा दी गई है आबू पर्वत को। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू पर्वत, और इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 1200 मीटर थी। ये आपके 3 बालू के स्तूप हैं, पैराबोलिक, बरखान और रेखीय। तो इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंसेलबर्ग एक बालू का स्तूप नहीं। फिर है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली जो प्लाया झीलें हैं, उनको क्षेत्रीय भाषा में ढांड के नाम से जाना जाता है। तो ये ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। मरुस्थल में पाई जाने वाली जो प्लाया झीलें हैं, उनको ढांड के नाम से जाना जाता है लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में। क्षेत्रीय भाषा में इसको प्लाया झीलों को ढांड के नाम से जाना जाता है, और खड़ीन भी इनको कहा ही जाता है। ठीक, चलिएगा। बरखान स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में संबंधित हैं? तो हमें पता है, देखिए, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश तो है ही नहीं, पठारी प्रदेश में नहीं पाए जाते, पर्वतीय प्रदेश नहीं, मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं बालू के स्तूपों में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है? तो आप देखिए, जब मरुस्थल का अध्ययन कर रहे हैं तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। जब अपन ने शुष्क मरुस्थल की बात की, तो इसको डिवाइड किसने किया था? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ने इसको डिवाइड किया था 2 भागों में, और शुष्क मरुस्थल को अगेन 2 भागों में डिवाइड किया, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, फिर बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की, जिसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें आपका एक लोनी बेसिन है, गग्गर बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, और शेखावाटी अंतः प्रवाह है। तो यहाँ से लोनी बेसिन की बात करेंगे, भाई किसका है? पूर्वी मैदान का नहीं है, हाड़ौती पठार नहीं, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है, अरावली पर्वतीय का। ठीक है, ये राजस्थान में अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पता है कि राजस्थान को कितने पारिस्थितिकी तंत्रों में विभाजित किया गया है? वो भौतिक प्रदेश ना देके अगर शब्द दे देता है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र, तो हम बताएंगे राजस्थान को 4 पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है अरावली, दूसरा मरुस्थल, तीसरा हाड़ौती का पठार, और चौथा है पूर्वी मैदान। चलिए, गॉडवार्ड प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो लोनी बेसिन का जो हवा क्षेत्र है, उसको गॉडवार्ड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गॉडवार्ड प्रदेश किसको कहा जाता है? तो लोनी बेसिन। ठीक है, लोनी बेसिन को कहा जाता है गॉडवार्ड प्रदेश। आपको पता है लोनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर में नागपाड़ से उद्गम होता है। इसके अलावा अजमेर, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर और आपका बाड़मेर, ये इसका प्रभा क्षेत्र है, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? गॉडवार्ड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो गॉडवार्ड प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, लोनी बेसिन।
ये गलत हैं, छप्पन बेसिन, माही बेसिन और चंबल बेसिन। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार के मरुस्थल के भाग के बारे में पूछा गया है, कौन सा थार के मरुस्थल का भाग है? गॉडबार्ड प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और गग्गर का मैदान। तो क्या पूछना चाह रहा है? थार के मरुस्थल के भाग हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है, तो आंसर देना थोड़ा सा आसान रहता, क्वेश्चन भी प्रॉपर बनता। क्योंकि आपने देखा गॉडबार्ड प्रदेश की बात की तो अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है, और शेखावाटी प्रदेश भी उसका भाग है, शेखावाटी का अंतर प्रवाह क्षेत्र, और घग्गर का मैदान, लोनी का मैदान, वो पढ़ते ही हैं अपन। तो अगर भाग है पूछा है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा गॉडबार्ड प्रदेश लगाना होगा। अगर निम्न में से कौन सा मरुस्थल का भाग नहीं है फिर बात की जाती तो हमें आंसर लगाना होता बनास का मैदान, क्योंकि बनास का मैदान तो किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में इसका अध्ययन करते हैं। बनास के मैदान का चंबल, बनास और बाणगंगा का मैदान पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो अपना यही होगा, गॉडबार्ड प्रदेश निम्नलिखित में से थार मरुस्थल का भाग है। ठीक है, चलिएगा, तो ए ऑप्शन अपना यहां से राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में लोनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई हमने देखा था भाई, लोनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता था? गॉडबार्ड बेसिन के नाम से जाना जाता था। तो ये रहा आपके सामने बी ऑप्शन, गॉडबार्ड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये दोनों नाम दे दिए, इसकी सहायक नदी भी दे दी लोनी जवाई बेसिन, ठीक है। और जवाई नदी की एक विशेषता थी क्या? ये दाईं ओर से मिलने वाली इसकी एकमात्र नदी है जवाई नदी। और जवाई नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? जवाई नदी का उद्गम सुमेरपुर, पाली में इस पर डैम बनाया गया। कौन सा? एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लूनी जवाई बेसिन को, जवाई बेसिन में जवाई बांध बना हुआ है। लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गॉडबार्ड प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ आपके वो आकृति प्रदेश दे रखे हैं और दूसरा दृश्य इसके सामने देख रखा है, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। इधर है आपके मुकुंदरा पहाड़ी, नाली, गिरवा और अंत प्रवाहित अबवा क्षेत्र। देखिएगा, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा गिरवा। गिरवा उदयपुर में पाई जाती हैं पहाड़ियाँ हैं, और गिरवा की जो विशेषता है वो कैसी है? ये गिरवा की क्या विशेषता है? ये तो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। कौन सी? गिरवा। हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार में तो हमें पता है मुकुंदरा हिल्स पाई जाती हैं। शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो शेखावाटी प्रदेश को अंतः प्रवाहित अबवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। घग्गर का मैदान तो हनुमानगढ़ में घग्गर का जो मैदान है उसको क्या, नाली या पाट के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये हमने सुमेलित किए। आपके सामने यहाँ से ऑप्शंस हैं वो गायब हैं थोड़ा सा, लेकिन हमें पता होना चाहिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र का संबंध गिरवा से है, हाड़ौती का पठार मुकुंदरा पहाड़ी, शेखावाटी प्रदेश अंतर प्रवाहित अफवा क्षेत्र, घग्गर का मैदान जिसे नाली या पाट का मैदान भी कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है? तो नागौरी उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विंध्यन कगार भूमि, गॉडबार्ड भूमि, ठीक है। तो जब अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में हमने देखा था 4 भागों में, जिसका गॉडबार्ड भूमि जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता था, घग्गर का मैदान था और नागौरी उच्च भूमि, और इसका चौथा पार्ट था क्या? शेखावाटी आंध्र प्रदेश। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कौन सा, ये जो विंध्यन कगार भूमि है ये किसका पार्ट है? ये तो आपके हाड़ौती का पार्ट है, ठीक है, हाड़ौती का ये भाग है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। यहाँ से पश्चिमी मरुस्थल का अंग नहीं है, तो यह है विंध्यन कगार भूमि। चलिए, गॉडबार्ड प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का नाम है? वो हमें पता है, ये तो बार बार वही वाली बात कर रहा है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ये का भाग है, ना कि पूर्वी का नहीं है, ना अरावली का, ना पठारी प्रदेश। चलिए
लोनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक प्रभाग का एक भाग है? तो वही बात, लोनी बेसिन किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का भाग। चलिएगा, आप देखिए कि एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। हर बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को इसी लैंग्वेज में। सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, चाहे उसको कितनी भी बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया है उसकी इंपॉर्टेंस आने की उतनी ही। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मालाड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जो मालाड़ी पहाड़ी है ये आपके बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। जालौर और बाड़मेर में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? आपके मालाड़ी पहाड़ी, जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र में पाई जाती हैं आग्नेय चट्टान मालाड़ी पहाड़ी। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा गया कई बार कि जालौर बाड़मेर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो मालाड़ी पहाड़ी ये पाई जाती है। तो ये कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालौर कहाँ स्थित हैं? पाली बेसिन, चंबल बेसिन, लोनी बेसिन, साबरमती बेसिन। तो पाली बेसिन जैसा तो हमने देखा नहीं, चंबल बेसिन में तो है नहीं, चंबल में तो हाड़ौती वाला पार्ट आता है। लोनी बेसिन की बात करें तो अजमेर से नागपाट से इसका उद्गम था, अजमेर के बाद नागौर इसमें आता था, पाली इसमें आता था, तो जालौर इसमें आता था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर लोनी बेसिन के भाग हैं। ये एक समझ का आंसर है, कोई विशेष प्रकार का इसमें कोई फैक्ट है नहीं। जब अपन लूनी नदी का अबवा क्षेत्र पढ़ेंगे उसके हिसाब से हमें याद रखना होगा, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर ये लूनी बेसिन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? कौन सा भौतिक विभाग थार के मरुस्थल का भाग है? चंबल बेसिन नहीं है, बनास बेसिन, माही बेसिन नहीं है। बी ऑप्शन अपना लूनी बेसिन किसका मरुस्थल का भाग है? कौन सा? लूनी बेसिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। देख लीजिए लूनी बेसिन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है मरुस्थल की में। जब लूनी बेसिन पढ़ते हैं, लूनी बेसिन से अब तक काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लूनी बेसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, शुष्क रेतीला मैदान लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। सूची 2 में दे रखा है नाली, डेगाना, पचपदरा और बाप। नाली अभी हमने देखा था, घग्गर के मैदान का जो अपवा क्षेत्र है हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर का जो मैदान है, अपवा क्षेत्र है, उसको हनुमानगढ़ में नाली या पाट के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर का मैदान ये क्या हो गया आपका? नाली हो गया। शुष्क रेतीला मैदान की बात करें तो शुष्क रेतीला मैदान में आप देखिए बचा क्या? डेगाना, पचपदरा और बाप। तो बाप की बात की थी हमने, बाप कहाँ पाया जाता है? प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में जोधपुर में ये बाप पाया जाता है। और ये क्या है? जो कंक्रीट के द्वारा, हिमानी के द्वारा जमा किए गए जो अवशेष हैं उनको बाप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिमानी बर्फ के द्वारा जो जमा किए गए अवशेष हैं उनको क्या कहा जाता था? बाप के नाम से जाना जाता था, बाप बोल्डर किले। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? बाप जोधपुर में पाया जाता है। इसका मतलब शुष्क रेतीले मैदान किससे संबंधित हो गया? ये बाप से। क्या प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में ये विकसित हुआ। अब आप देखिए डेगाना और पचपदरा बचा है, इधर से आपके सामने है लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश। तो पचपदरा कहाँ पे स्थित है? पचपदरा तो ये झील है, और कहाँ है? ये आपके बाड़मेर में स्थित है। तो इसका मतलब लूनी बेसिन इसके लिए बेस्ट है, पचपदरा। और शेखावाटी प्रदेश, डेगाना कहाँ है? डेगाना नागौर में है, और तो यहाँ से शेखावाटी प्रदेश में डेगाना इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमें याद रखना है। शुष्क रेतीला मैदान संबंधित किससे हो गया? बाप से। लूनी बेसिन, पचपदरा बाड़मेर, शेखावाटी प्रदेश डेगाना और घग्गर का मैदान नाली। अगर हमें ऑप्शन से पता चलता घग्गर के मैदान का नाली पता है तो एक बार में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिएगा राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को जाना जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था अंतःस्थलीय प्रवाह क्या होता है। तो राजस्थान का जो अबवा क्षेत्र पढ़ेंगे तो राजस्थान के अबवा क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंतः प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक कौन सा है राजस्थान में अबवा क्षेत्र?
अंतः प्रवाहित है को कितना प्रतिशत है, 60% है। दूसरे नंबर पर है बंगाल की खाड़ी जो कि 23% है और सबसे कम है अरब सागर 17%। इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ नदियों का अपने उद्गम स्थान से अरब सागर में गिर जाती हैं तो वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं नदी तो वो क्या कहलाएगा, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। लेकिन कुछ नदियां जो उद्गम के पश्चात विलुप्त हो जाती हैं, अपने संगम स्थान तक नहीं पहुंच पाती, तो वो अंतर प्रवाहित में सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंदर हमने देखा था राजस्थान में कौन सा, शेखावाटी अंतः प्रदेश के नाम से इसको अध्ययन करते हैं, जिसमें कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र तो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे घग्गर है, ठीक है, घग्गर है, कांतली नदी है, और इसमें कौन सी, साबी नदी है, सांवर झील भी इसका उदाहरण है, ठीक है। और जैसलमेर की कांकने नदी इसका उदाहरण है। तो शेखावाटी प्रदेश को क्या कहा जाता है, अंतः स्थलीय प्रवाह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। लगभग हमने 45 नंबर से क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट किया था और 80 क्वेश्चन तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फिर अगली क्लास में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार अभी के लिए धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद।